हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 30 जून का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट सेट्स जुलाई 31 डेट फॉर वन राशन कार्ड, कॉल्स माइग्रेंट पोर्टल डिले अनपार्डनेबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन सेट कर दी कि 31 जुलाई आखिरी डेट है स्टेट्स को वन नेशन वन राशन कार्ड इंप्लीमेंट करने के लिए। और साथ ही सेंटर को भी बोल दिया है कि जो आपका नेशनल वेब पोर्टल है उसमें आप सारे माइग्रेंट और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को जल्द से जल्द रजिस्टर करवा दीजिए। When the unorganized workers are waiting for registration and are waiting to reap the benefits of various welfare schemes of the states and centers, the apathy and lackadaisical attitude by the Ministry of Labour and Employment is unpardonable. तो कोर्ट का ये कहना है जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स वेट कर रहे हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए इस नेशनल वेब पोर्टल पे, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, और साथ ही वो जो स्टेट और सेंटर की वेलफेयर स्कीम्स है उसका फायदा उठा सकें, तो वैसा भी नहीं हो पा रहा है। तो जो एपैथी दिखाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, ये अनपार्डनेबल है। So there was urgency in the portal to be finalized and implemented, looking at the pandemic and the dire need of unorganized workers to receive a benefit. तो अभी क्या हो रहा है कि पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन में बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स फंस भी गए, तो उन्हें जरूरत है वन नेशन वन राशन कार्ड का वो बेनिफिट उठा सके। तो कोर्ट ने बोला कि जुलाई 31 आपके पास आखिरी डेट है, इसे फटाफट इंप्लीमेंट कीजिए। Though the One Nation One Ration Card scheme is operation in 32 states and UTs, it has been slow to take off. जून में सिर्फ 1.65 लाख बेनिफिशियरीज थे जो कि अंडर द एनएफएसए अवेल्ड ऑफ इट फॉर इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी। तो बहुत कम लोगों को ये भी इसका बेनिफिट मिल पाया है। वो बात अलग है कि 32 स्टेट्स और यूटीज में इसका ऑपरेशन शुरू हो गया। Calling One Nation One Ration Card an important citizen-centric reform, the Supreme Court set a deadline of July 31 for all states to implement the scheme. और साथ ही बोला its implementation ensures availability of ration to beneficiaries under NFSA and other welfare schemes, ताकि फेयर प्राइस शॉप्स किसी भी देश में किसी भी फेयर प्राइस शॉप से वो राशन ले सके। इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक्सप्लेन सेक्शन भी आया था, वो भी हम पढ़ेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुसार अभी सिर्फ 4 स्टेट से जिन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया, वो है असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और वेस्ट बंगाल। कल मैंने आपको एक न्यूज पढ़ाई थी, ये इंडियन एक्सप्रेस ने इन्वेस्टिगेशन की थी। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं ज्यादातर उनकी पॉलिटिकल एफिनिटी होती है। तो यहाँ पर उस इन्वेस्टिगेशन में आगे जाते हुए इंडियन एक्सप्रेस का ये भी कहना है जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको भी पीएसयू बोर्ड्स में बहुत ज्यादा रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल एक्स आईएएस ऑफिसर्स, एक्स आईआरएस ऑफिसर्स। तो इट्स नॉट जस्ट पॉलिटिशियंस लिंक्ड टू द रूलिंग बीजेपी हु हैव बीन मेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। When it comes to patronage from the ruling establishment, officialdom isn't far behind. जो भी रिकॉर्ड्स ऑब्टेन हुए थे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से और इंडियन एक्सप्रेस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन की उसमें पता चला एटलीस्ट 46 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स सर्व ऑन द बोर्ड ऑफ 40 पीएसयूज। तो 40 पीएसयूज में लगभग 46 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो 86 और 67 बोर्ड्स आर लिंक्ड टू द रूलिंग बीजेपी, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में से पॉलिटिकल एफिनिटी वाले भी और साथ ही रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। यहाँ पर जो मॉडर्ना उसको गवर्नमेंट का इमरजेंसी नॉट अप्रूवल मिल गया है। तो द नेशनल ड्रग रेगुलेटर ट्यूसडे ग्रांटेड इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन टू यूएस बायोटेक्नोलॉजी फॉर मॉडर्ना फॉर इट्स वैक्सीन अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस, पेविंग द वे फॉर इट्स इंडियन पार्टनर सिप्ला टू इम्पोर्ट द फर्स्ट एमआरएनए कोविड-19 वैक्सीन इनटू द कंट्री फॉर कमर्शियल यूज। तो जो इंडिया की ड्रग रेगुलेटर है उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया है यूएस की बायोटेक्नोलॉजी फॉर मॉडर्ना को उनकी वैक्सीन सप्लाई करने के लिए, और साथ ही ये इंडिया में पहली एमआरएनए वैक्सीन हो जाएगी। इंडिया का जो पार्टनर है मॉडर्ना के लिए वो सिप्ला है। This is also the first internationally developed vaccine to be granted a waiver from conducting bridging trials in India. अब bridging trials इसलिए करने पड़ते हैं, वो यूएसए की पॉपुलेशन में उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स हुए लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन में नहीं हुए। तो इंडिया की पॉपुलेशन में एक बार क्लिनिकल ट्रायल्स हो जाते तो ज्यादा पता चल जाता, लेकिन इसके लिए भी वेव कर दिया गया है कि उनको ब्रिजिंग ट्रायल्स करने की जरूरत नहीं है इंडिया में, डायरेक्टली उसका कमर्शियल यूज शुरू हो सकता है। मतलब इंडिया के लोगों में उसके क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होगा। अब त्रिपुरा अमंग द टॉप इन वैक्सीन टेबल, हेयर्स व्हाई। अब लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी देखी जा रही है बहुत सारे स्टेट्स में। तो त्रिपुरा ने ये कैसे फीट अचीव कर लिया कि वहां पे वैक्सीन टेबल में लोग इतने हाईएस्ट हो गए, सब वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। तो वहां की अवेयरनेस ड्राइव, इन सब चीजों से, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया उन लोगों ने। देन बिगेन अ कंसर्टेड पुश टू ड्राइव होम द मैसेज। जो वहां के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव है उन्होंने टेलीविजन पर आकर लोगों को बोला कि आप वैक्सीन लीजिए, अवेयरनेस फैलाई। सून पर्सनलाइज लेटर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर्स। तो जो सीएमओ होते हैं उनके लेटर्स हर इंसान के पास गए, जैसे कि इंडिजिनस डायलेक्ट्स में गए, हिंदी में गए, बंगाली में गए। अवेयरनेस कैंपेन्स वर डन थ्रू पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। तो पब्लिक अनाउंसमेंट किया गया, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, लोकल लैंग्वेज और डायरेक्ट ये सब बता के कि वैक्सीन सेफ है ताकि लोग आए वैक्सीन लगवाने। एट द सेम टाइम थाउजेंड्स ऑफ वैक्सीनेशन कैंप्स वर कंडक्टेड अक्रॉस द स्टेट्स। बहुत सारे वैक्सीनेशन कैंप्स कंडक्ट किए गए। तो इस मॉडल को बाकी स्टेट्स भी यूज कर सकते हैं अपना वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे वन राशन कार्ड अभी हम नेक्स्ट पेज पर अच्छे से डिस्कस करेंगे जब एक्सप्लेन सेक्शन में आएगा। इस पेज पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जयशंकर फ्लेक्स वैक्सीन इक्विटी एट G20 मीटिंग।
तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ये चाहते थे जो वैक्सीन को लेकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनका वेव ऑफ हो, ताकि इंडिया और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज भी मैन्युफैक्चरिंग कर सके वैक्सीन की। लेकिन जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन इसके अगेंस्ट था कि नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वेव ऑफ नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये सारे राइट्स वेव ऑफ हो जाते हैं तो जो मोटिवेशन होता है कंपनी का इनोवेशन करने के लिए वो खत्म हो जाता है। Stressing that institutional multilateralism has been found wanting, External Affairs Minister S. Jaishankar on Tuesday flagged the issue of vaccine equity at the G20 Foreign Ministers meeting in Matera, Italy। तो G20 Foreign Ministers meeting चल रही है, तो उन्होंने मीटिंग को एड्रेस करते हुए बोला कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन ही की है कोविड-19 क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, और जो भी चैलेंजेस आए हैं, whether is it vaccines, medicines, PPE or oxygen, international cooperation is the answer to the COVID challenge। The minister's remarks came in the wake of the European Union opposition to the India's and South Africa's proposal to increase large-scale manufacturing of vaccines by waiving some parts of the intellectual property rules। तो जो इंडिया और साउथ अफ्रीका वो ये चाहते थे कि जो कुछ पार्ट्स हैं आईपीआर के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, जो कि डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट से ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स एग्रीमेंट्स, उसमें कुछ वेव ऑफ करना चाहिए ताकि डेवलपिंग कंट्रीज भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। तो दीज रूल्स प्रिवेंट इंटरनेशनल फर्म्स विद द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अप्रूव्ड वैक्सीन्स फ्रॉम डूइंग सो ओइंग टू इश्यूज विद लाइसेंसिंग। तो अभी इन ट्रिप्स की वजह से, उसके अंदर कुछ आईपीआर की वजह से ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने इस बात का इशू उठाया था। तो इंस्टीट्यूशनल मल्टीलेटरलिज्म हैज बीन फाउंड वांटिंग, रिफॉर्म्स हैव मेनी फॉर्म्स बट वैक्सीन इक्विटी विल बी द इमीडिएट टेस्ट। तो वहां पर एस जयशंकर ने यह बोला कि वैक्सीन इक्विटी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ये जो आईपीआर है इनको वेव ऑफ करना चाहिए। तो द रियल इकोनॉमी नीड्स डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबलाइजेशन इंक्लूडिंग इन मैन्युफैक्चरिंग, फूड एंड हेल्थ। तो G20 मीटिंग इटली में हो रही है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो G20 कौन कौन सी कंट्री, तो उसमें 20 कंट्रीज है। इस बार ये शायद प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था कि G20 में कौन कौन सी कंट्रीज है, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, मैक्सिको, रशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। तो अभी 20 कंट्रीज का नाम याद रख सकते हो। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। यहाँ पे ओडिशा गवर्नमेंट कॉल्स फॉर चेंजेस इन ड्राफ्ट पोर्ट्स बिल। तो पहले ये होता था जो माइनर पोर्ट्स होते थे वो स्टेट गवर्नमेंट खुद रेगुलेट करती थी, लेकिन इस पोर्ट्स बिल के आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट की ये पावर मेरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को ट्रांसफर कर दी गई। तो अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ कोस्टल रीजन्स हैव द पावर टू प्लान, डेवलप, रेगुलेट एंड कंट्रोल माइनर पोर्ट्स। जो द लेटेस्ट ड्राफ्ट है बिल का वो प्रपोज करता है इस पावर को ट्रांसफर करना मेरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को, जो कि एडवाइजरी बॉडी है और उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दिया जा रहा है। So the proposed provision, instead of making India a strong maritime nation through its centralization of authority, will stunt the growth of port-led development in the nation। तो इसमें ये कहना उड़ीसा का जो ये प्रोविजन डाला गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट से माइनर पोर्ट्स को कंट्रोल करने की पावर ले ली गई है, तो इससे इंडिया स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम नेशन नहीं बन पाएगा, बल्कि इससे सेंट्रलाइजेशन बढ़ रही अथॉरिटी की। तो जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट है उससे उसकी ग्रोथ में एक स्टंट आएगा। तो द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज हैज फ्रेम्ड द ड्राफ्ट बिल टू मॉडिफाई द करंट मैनेजमेंट मॉडल ऑफ माइनर पोर्ट्स। तो ओडिशा इज इन द प्रोसेस ऑफ, ओडिशा क्या कर रहा था, ओडिशा स्टेट मैरिटाइम बोर्ड बना रहा था, तो अभी उसका अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए बाकी था। तो द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली इन फरवरी 2021। तो ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है इंडियन पोर्ट्स बिल में टू इंक्लूड अ स्टेट मैरिटाइम बोर्ड व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूटेड एट अ लेटर डेट। तो इसीलिए बोला गया है कि जो माइनर पोर्ट्स की कंट्रोल करने की पावर है वो स्टेट के पास ही होनी चाहिए। इस बिल के थ्रू जो असर करने की कोशिश की जा रही है। LIGO spots the first collisions between neutron star and black hole। अब there is huge excitement among scientists with the first confirmed detection of a neutron star और black hole। तो collision देखा गया है, साथ ही gravitational waves को भी डिस्कवर किया गया from a pair of neutron star और black hole merger। Until now जो LIGO Virgo है, LIGO Virgo collaboration of gravitational waves detectors has only been able to observe collisions। तो आज तक ये सिर्फ collision को ही ऑब्जर्व कर पाए थे, लेकिन पहली बार gravitational waves को भी इन्होंने डिटेक्ट किया है। तो for the first time the network of detectors made the discovery of gravitational waves from a pair of NS-BH mergers। तो पहली बार न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल मर्जर से ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की गई हैं। फॉर इंस्टेंस अ न्यूट्रॉन स्टार, अब न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं। अ न्यूट्रॉन स्टार हैज अ सरफेस एंड ब्लैक होल डज नॉट। तो न्यूट्रॉन स्टार के पास एक सरफेस होता है जो कि ब्लैक होल के पास नहीं होता। न्यूट्रॉन स्टार इज अबाउट 1.4 to 2 times द मास ऑफ द सन। तो 1.4 से लेकर 2 गुना होता है मास ऑफ द सन, लेकिन जो अदर ब्लैक होल होता है इज मच मोर मैसिव। वाइडली अनइक्वल मर्जर्स हैव बीन इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स दैट कैन बी डिटेक्टेड। अगर IUCCA से जाए तो एक टेक्निक होती है मैच्ड फिल्टरिंग, जिससे ग्रेविटेशनल वेव्स वो डिटेक्ट की जाती है। So the technique used here to detect the signal is called matched filtering. This was also used for the first discovery of the gravitational waves.
तो लीगो क्या है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, ठीक है। अब जैसे ही दो कॉम्पैक्ट और मैसिव बॉडीज एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट करती है तो वो धीरे धीरे पास आती है, उनके पास आने से वो एक बार मर्ज कर जाती हैं ड्यू टू द एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं ये ज्यादातर अंदर दब जाती हैं क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा होता है। इसी के लिए मैच्ड फिल्टरिंग यूज किया जाता है ताकि इन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया जाए। तो इन मैच्ड फिल्टरिंग वेरियस एक्सपेक्टेड ग्रेविटेशनल वेव forms predicted by Einstein's theory of relativity are compared with the different chunks of data। तो मैच्ड फिल्टरिंग आपको पता होना चाहिए और न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में क्या क्या डिफरेंस है थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए, लीगो के बारे में पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो भी स्लीव ऑफ मेजर्स लिए गए थे अभी कोविड-19 के जो सेकंड लॉकडाउन हुआ है तो उसकी वजह से जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो भी फर्क पड़ा और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रैंप अप करना तो उसके बारे में आर्टिकल है। तो ऑन मंडे Union Finance Minister Nirmala Sitharaman unveiled a set of relief measures designed to alleviate the economic stress stemming from the second wave of the pandemic। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ रिलीफ मेजर्स बताए जो कि वो बेसिकली लिए जाएंगे जो सेकंड वेव ऑफ द पैंडेमिक की वजह से जो भी इकोनॉमिक स्ट्रेस क्रिएट हुआ है। तो लार्जली जो रिफॉर्म्स लिए गए हैं वो क्रेडिट गारंटी की फॉर्म में है कि क्रेडिट गारंटी देंगे, लोगों को लोन देंगे और गवर्नमेंट गारंटी लेगी। तो दे कंसिस्ट लार्जली ऑफ क्रेडिट गारंटीज टू बूस्ट लिक्विडिटी फ्लोज जो कि मोर वल्नरेबल पार्ट्स इकोनॉमी का, फॉर एग्जांपल माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल हाउस होल्ड बोरोवर्स, टूरिज्म एंड हेल्थ सेक्टर्स। तो जो एक्चुअल फिजिकल आउटगो है वो बहुत कम है। ऑथर का ये कहना है सिर्फ गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी दे रही है, गवर्नमेंट डायरेक्टली कुछ पैसे नहीं दे रही है, तो गवर्नमेंट का जो फिजिकल आउटगो है वो बहुत कम होने वाला है। इनफैक्ट सिमिलर टू द अप्रोच फॉलो ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव, ऑथर ने बोला जो फर्स्ट वेव में जो रिफॉर्म्स लिए गए थे, जो मेजर्स लिए गए थे कोविड-19 के पैंडेमिक की लॉकडाउन की वजह से बाहर आने के लिए, उसमें भी ज्यादातर चीजें यही थी कि क्रेडिट गारंटी दी गई थी और जो गवर्नमेंट का डायरेक्ट सपोर्ट था वो बहुत लिमिटेड था। तो among the significant announcements, the government has increased the limit of the emergency credit line guarantee scheme। तो अभी announcements में क्या क्या किया गया, तो ECLGS की लिमिट बढ़ा दी गई, 1.5 लाख करोड़ से आगे कर दिया गया उसे 3 लाख करोड़ तक। Enhancing this scheme could help provide MSMEs access the funds they require to revive and meet their obligations। अब जो MSMEs है जिनको कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो अब इस क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम से थोड़ा फायदा उनको हो सकता है और वर्किंग कैपिटल मिल सकती है ताकि वो अपने ऑपरेशंस वापस से कमेंस कर सकें। On similar lines, another credit guarantee scheme is directed towards microfinance institutions। अब microfinance institutions को भी lending किया जाएगा 1.25 लाख to roughly 25 लाख स्मॉल बोरोवर्स ताकि वो उनकी बैलेंस शीट स्ट्रेस जो है लोअर इनकम हाउसहोल्ड्स उनको थोड़े पैसे मिल सके और वो अपने ऑपरेशंस वापस से शुरू कर सकें। एक और स्कीम टूरिज्म सेक्टर के लिए लाई गई है जिसमें ये बोला गया था कि फ्री वीजा दिया जाएगा। इसके अलावा ₹50,000 करोड़ लोन गारंटी एम स्कीम एम्ड एट स्केलिंग अप द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के पीडियाट्रिक के लिए किया गया है ताकि ये माना जा रहा है कि जो थर्ड वेव है वो बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट करेगी, इसलिए पीडियाट्रिक केयर के लिए भी 23,220 करोड़ दिया गया है। तो ऑथर ने बोला वेलकम स्टेप्स है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इससे बढ़िया होगा। द अदर अनाउंसमेंट्स अराउंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेगुलेटरी मेजर्स जैसे कि एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ऑथर ने बोला जो क्रेडिट गारंटी रूट है उससे इकोनॉमी को सपोर्ट तो मिलेगा, ठीक है, उस बात में कोई दोहराई नहीं कि उसे इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट के बजट नंबर उन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसे नहीं खर्च कर रही है। गवर्नमेंट बेसिकली क्या कर रही है, बैंक्स जो लोन देंगे उनके लिए गारंटी प्रोवाइड कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स द एक्चुअल फिस्कल आउटगो एन अकाउंट ऑफ द अनाउंसमेंट्स मेड ऑन मंडे इज लाइकली टू बी अराउंड 0.6% ऑफ द जीडीपी। तो गवर्नमेंट का जो भी खर्चा होगा मैक्सिमम वो 0.6% ऑफ द जीडीपी होगा। While these measures may well provide relief to some who are financially stressed, they are unlikely to materially change the near-term outlook for the economy। तो ऑथर ने बोला अभी जो सेक्टर थोड़ी उनको दिक्कतें हैं, फाइनेंशियली स्ट्रेस जो उनको थोड़ी हेल्प तो मिल जाएगी, लेकिन जो आउटलुक है इकोनॉमी का वो इन सारे मेजर्स की वजह से चेंज नहीं होने वाला है। वो लार्जली इस बात पर डिपेंड होगा कि वैक्सीनेशन ड्राइव कैसी चल रही है। ये जो आर्टिकल इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, काउंट आर डेट, तो ऑथर ने बोला है कि बहुत ही ज्यादा वेरिंग एस्टिमेट्स दिखाई दे रहे हैं स्टेट्स के बीच में। जैसे यूपी है तो उस पर डेथ पर मिलियन बहुत कम है, लेकिन गुजरात में उतनी पॉपुलेशन है, डेथ पर मिलियन बहुत ज्यादा है। तो ऑथर ने बोला ये तो मेथोडोलॉजी में कुछ डिफरेंस है या तो डेथ्स बहुत ज्यादा अंडर काउंटेड है। तो अगर हम इन डेथ्स को सही से काउंट करेंगे तो कॉम्पनसेशन दे सकते हैं उन फैमिलीज को और साथ ही साइंस को भी हेल्प करेगा। जैसे ऑथर ने बोला यूएसए बेल्जियम में लगभग 1500 से लेकर 2200 डेथ्स हुई है पर मिलियन, लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो स्टेट्स में ये बहुत वेरी कर वी सी अ ग्रेट डाइवर्जेंस। जैसे 100 डेथ्स पर मिलियन उत्तर प्रदेश में, 150 डेथ पर मिलियन गुजरात में, 530 कर्नाटक में, 1980 गोवा में। तो इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है? तो ऑथर ने बोला अप्रोक्सीमेट रीजन जो इसका हो सकता है वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफिस रिपोर्ट ऑफ 2018, 100% डेथ सर्टिफिकेट जो गोवा में थे उन्होंने डेथ का कॉज रिपोर्ट किया, लेकिन यूपी में सिर्फ 6% डेथ सर्टिफिकेट्स में ही डेथ का कॉज रिपोर्ट किया गया है।
तो ऑथर ने बोला ये जो वाइडली वेरिंग फिगर्स है इनको ठीक करने की जरूरत है। तो reconciliation of mortality figures would allow a more systematic study of our current health infrastructure। अगर हम एक बार फिगर्स को सही से पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा मोर्टेलिटी रेट क्या रहा है, तो हम उस हिसाब से अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप कर सकते हैं, मैन पावर बढ़ा सकते हैं, कैपेबिलिटीज बढ़ा सकते हैं, एंड ह्यूमन कॉस्ट फॉर नॉट हैविंग देम इन प्लेस। फॉर एग्जांपल इन महाराष्ट्र द मीन एज फॉर कोविड-19 है 60 ईयर्स, जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां की 71 ईयर्स, उससे 11 साल कम है। तो साइंस में हम ये सारी चीजें स्टडी कर सकते हैं, और जिनको जरूरत है पैसों की उनको कॉम्पनसेट भी किया जा सकता है, ऐसा ऑथर का कहना है। अब हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे 4 इंच स्क्रीन वर्क एंड प्ले। तो ऑथर ने बोला जो डिजिटल चीज है कि डिजिटली पढ़ाई कराई जाएगी, तो उससे प्राइमरी जो क्लास होती है उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो फोरकास्ट लास्ट ईयर प्रेडिक्टेड दैट 20% ऑफ गर्ल स्टूडेंट वुड परमानेंटली अबेंडन स्कूल। तो एक फोरकास्ट किया गया था पिछले साल जब कोविड के फर्स्ट वेव आई थी कि 20% लड़कियां होंगी जो स्कूल को परमानेंटली छोड़ देंगी इस कोविड के बाद। अब ऑथर ने बोला सेकेंड कोविड वेव के बाद ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। We know the digital divide has had gross consequences for education during the pandemic। तो अब डिजिटल डिवाइड भी आपने डिजिटली शुरू तो कर दिया टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाना, लेकिन कुछ लोगों के पास तो स्मार्टफोन ही नहीं है, कुछ बच्चों के पास, तो वो कैसे पढ़ेंगे। तो देयर डूबियस कट ऑफ फॉर डिजिटल एम्पावरमेंट इज अ स्मार्टफोन। ठीक है चलो अब ये हो गया कि स्मार्टफोन आ गया, स्मार्टफोन के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक प्राइमरी लेवल पर बच्चा होता है उसे डेली बहुत सारी चीजें करने की जरूरत होती है, जैसे कि रीड राइट काउंट सिंग ड्रॉ प्ले। क्या ये सारी चीजें 4 इंच स्क्रीन के सामने वो कर सकता है। तो एफ्लुएंट एजुकेटेड पेरेंट्स, तो अदर का कहना है जो एफ्लुएंट एजुकेटेड पेरेंट्स है वो भले ही कुछ ना कुछ रीजनली इफेक्टिव डिजिटल रिजीम यूज करके अपने ऑफिस स्प्रिंग्स को अच्छे से न्यूट्रिशन और ये सारी चीजें देकर, इंटेलिजेंस देकर और ये सारी एक्टिविटीज करा के उनका तो वेल ग्रोन डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन फॉर दोज विदाउट सच मीन्स, पर जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज नहीं है, तो एवरी टीचर आई नो होल्ड्स दैट ऑनलाइन टीचिंग अचीव्स लिटिल और नथिंग एट द प्राइमरी लेवल। तो ऑथर का ये कहना है जो ऑनलाइन टीचिंग होती है वो ऐसे प्राइमरी लेवल पे कुछ भी नहीं अचीव करती है। Among migrant workers children 46.2% were out of the school by July 2020। माइग्रेंट वर्कर्स के डेटा में जाओ तो 46.2% जुलाई 2020 में स्कूल से बाहर हो गए। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 3 पेज गाइडलाइन निकाली उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, पर ऑथर ने बोला वो बिल्कुल भी सेंसेबल नहीं है, वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में है। अगर आप ग्राउंड रियलिटीज देखो तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। पर ऑथर ने यहाँ पे एक एजेंडा बताया उत्तर प्रदेश का। ऑथर ने बोला वो बाकी सारी स्टेट्स को भी देखना चाहिए, एमुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश ने ये बोला कि जब भी स्कूल खुलेंगे वो ड्रॉप आउट जो बच्चे हो गए उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो वो देखेंगे कि पहले क्लास 8 और क्लास 9 में कितने बच्चे थे और उनको ट्रैक करेंगे जो बच्चे डिसअपियर हो गए हैं। However, daunting in scale, the exercise needs extending to all classes and all states। ऑथर का कहना है ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन जरूरत है कि सारे स्टेट्स इसको एमुलेट करें, स्पेशली द वेरी यंग हु माइट अदरवाइज बी कंसाइंड टू इलिटरेसी फॉर लाइफ। ये जो छोटे बच्चे अगर एक बार ड्रॉप आउट हो गए तो अपनी जिंदगी भर के लिए ये इलिटरेट रह जाएंगे। द सेकंड टास्क इज टू प्लग द ह्यूज लर्निंग डेफिसिट। और दूसरा टास्क है जो ह्यूज लर्निंग डेफिसिट क्रिएट हुआ है, जो बच्चों ने 2-3 साल पढ़ाई नहीं की है, तो उसके लिए एक पेडागोजिक एक्सरसाइज करने की जरूरत है, रेमेडियल टीचिंग लाने की जरूरत है। दिस राफ्ट ऑफ मेजर्स करंट एंड फ्यूचर डिमांड्स मच मोर मैन पावर। तो ऑथर ने बोला है कि इन सारे मेजर्स के लिए बहुत सारी मैन पावर की जरूरत है, जितने अभी टीचर्स हैं उसके अलावा और भी ज्यादा मैन पावर की जरूरत है। तो स्केल और अर्जेंसी की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये जो हमें एजुकेशन में जो बेनिफिट्स हैं वो बच्चों को मिशन मोड में देने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो लेकर आई, लेकिन साथ ही में जो बजट में एजुकेशन के लिए जो पैसे जाते हैं उसको स्लैश कर दिया गया है। तो इट्स मोस्ट स्ट्राइकिंग इनोवेशन वाज टू मर्ज आंगनवाड़ीज एंड प्राइमरी schools in an integrated program of early childhood care and education। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये भी है जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल्स उन सबको मर्ज करके अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी स्कूल एजुकेशन बजट को कम कर दिया 5,000 करोड़ से, और सक्षम स्कीम जो की चलती है आंगनबाड़ी के लिए वो 4500 करोड़ से स्लैश कर दिया उसका बजट। तो ऑथर ने बोला ये समय था कि हमें स्पेंडिंग बढ़ानी थी जो कि कम कर दी गई है। तो इंक्रीज स्पेंडिंग इन द लेटर हेड इज डेस्परेटली नीडेड टू अरेस्ट द डिक्लाइनिंग न्यूट्रिशन। तो ऑथर ने बोला जो न्यूट्रिशन में कमी आई है बच्चों के, जो चाइल्ड ग्रोथ एविडेंट फॉर ईयर्स एंड ग्रोथली एग्रेवेटेड बाय द पैंडेमिक, तो ये अर्जेंसी ऑब्वियस है। जो 5 ईयर ओल्ड है वो फिर अगर अभी वो नहीं सीखा तो वो 10 साल में और भी चीजें नहीं सीख पाएगा। तो द 5 ईयर ओल्ड डिप्राइव्ड ऑफ सप्लीमेंट्री नरिशमेंट इज वीकेंड फॉर लाइफ। तो अभी न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसके बाद भी जो स्कीम्स है उसमें इतना ज्यादा स्लैश किया गया है। तो लॉकडाउन कुड हैव हैड अ सिल्वर लाइनिंग। ऑथर ने बोला था लॉकडाउन की एक सिल्वर लाइनिंग थी कि जो प्राइमरी स्कूल आंगनवाड़ी थे आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर सकते थे। The process would have generated employment across the country and encouraged the manufacture of materials। अगर आप आंगनवाड़ी और ये जो प्राइमरी सेंटर्स है अगर आप उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते तो आपको एम्प्लॉयमेंट पूरे देश में आप क्रिएट कर सकते थे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल्स भी क्रिएट कर सकते थे, जो कि आपने ये तर्क दिया था सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के लिए कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट बना रहे तो उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल्स बढ़ेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो ऑथर ने बोला कि अगर आप आंगनवाड़ी की इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते तब भी आपको ये सारी चीजें मिल जाती।
So the Central Vista project is being hustled through on the same ground of urgency, is essential need, employment generation and national pride. Arguably, a minimum education for all India's children is essential at the more basic level of national self-respect. ऑथर का ये कहना है सबसे जरूरी अभी जो था वो मिनिमल एजुकेशन थी हर बच्चे के लिए, और ये नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट का भी एक बात है। जो पार्लियामेंट है वो दो एक्सपेंडेड पार्लियामेंट 2026 तक तो नहीं आने वाली है। बाई देन जो 5 साल का बच्चा वो 10 साल का जरूर हो जाएगा, और जिसका 5 साल लॉस हो गया लड़ने के वो वापस नहीं आ सकते। तो वी बिट्रेड आवर फाउंडिंग फादर्स बाय फेलिंग टू इंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बाय 1960। तो हमने अपने जो फाउंडिंग फादर्स हैं उनको एक तरीके से धोखा दिया कि आज तक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। हमारा लिटरेसी रेट आज तक 78% ही है। तो ऑथर ने बोला जो 75th एनिवर्सरी है हमारी इंडिपेंडेंस डे की, कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा 78% लिटरेसी रेट है वो उससे भी कम हो जाए ड्रॉप आउट की वजह से। अब हम सेकंड आर्टिकल डिस्कस करें, टीचर्स एंड टेक्नोलॉजी। इंडियाज स्कूल एजुकेशन लैंडस्केप इज फेसिंग डॉन्टिंग चैलेंजेस। तो इंडिया की जो स्कूल एजुकेशन लैंडस्केप है उसमें वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है। पहला ये एक्यूट लर्निंग क्राइसिस हो गई है, कोविड-19 पैंडेमिक से पहले से ही चल रही थी। जो बच्चे हैं 10 साल के उनके पास बेसिक रीडिंग प्रोफिशिएंसी भी नहीं है। तो आपको एनजीओ प्रथम का वो सर्वे पता होगा, एसर सर्वे, जिसमें ये सारी चीजें पता चलती है कि बच्चे जो 5th क्लास के बच्चे हैं वो 2nd क्लास की चीजें नहीं पढ़ पाते हैं। तो द पेंडेमिक थ्रेटन्स टू एक्सरबेट दिस क्राइसिस स्पेशली बिकॉज ऑफ द फिजिकल क्लोजर ऑफ 15.5 लाख स्कूल्स दैट इज अफेक्टेड मोर देन 248 मिलियन स्टूडेंट्स ओवर अ ईयर। तो ऑथर ने बोला है कि पैंडेमिक की वजह से जो ये सारी चीजें थी और ज्यादा एक्सरबेट हो गई और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि फिजिकल क्लोजर हो रखा है 15.5 लाख स्कूल्स का, जिसके कारण 248 मिलियन स्टूडेंट्स अफेक्टेड हुए हैं। Coalescing with the learning crisis is the fourth industrial revolution। तो ऑथर ने बोला जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, the imperative now is to reimagine education and align it with the unprecedented technological transformation। तो ऑथर ने बोला अब जरूरत है कि एजुकेशन को वापस से रीइमेजिन करने की और उसको टेक्नोलॉजी के साथ रीअलाइन करने की। Traditional brick and mortar service delivery models are being disrupted across sectors. The pandemic offers a critical yet stark reminder of the impending need to weave technology into education। तो जो ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टार स्ट्रक्चर होता है कि बिल्डिंग में स्कूल एजुकेशन हो सकती है, तो ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी के थ्रू भी एजुकेशन हो सकती है। जो इंडिया का न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो रिस्पॉन्सिव है इस कॉल के लिए, और साथ ही उसने इसलिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी बनाई है एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में, जो कि स्पेयरहेड करेगी कि टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं एजुकेशन में। India is well poised to take this leap forward with increasing access to tech-based infrastructure, electricity, affordable internet connectivity। तो जो ऑथर का ये कहना है जो इंडिया है वो इसका बेनिफिट उठा सकता है, क्योंकि अभी हम टेक बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना हमने शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी सौभाग्य के थ्रू, अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी भारत नेट लेकर आ रहे हैं, फ्यूल्ड बाई फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे कि डिजिटल इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बहुत सारे इनिशिएटिव चलते रहते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन, ओपन सोर्सेज लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो ऑथर बोला इन सारी चीजों का यूज करके हम टेक्नोलॉजी को अलाइन कर सकते हैं एजुकेशन के साथ। तो ऑथर ने बोला है अ कॉम्प्रहेंसिव एडटेक पॉलिसी आर्किटेक्चर मस्ट फोकस ऑन 4 की पॉलिसीज। तो हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी लेकर आए और 4 चीजों पर फोकस करें। पहला ये एक्सेस टू लर्निंग सबको मिलनी चाहिए, डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स को भी मिलनी चाहिए। दूसरा जो टीचिंग लर्निंग और एवेल्युएशन का प्रोसेस है उसको इनेबल करना है। फैसिलिटेटिंग टीचर ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो टीचर ट्रेनिंग है उनका डेवलपमेंट लगातार करना। साथ ही गवर्नेंस सिस्टम को इंप्रूव करना है, प्लानिंग मैनेजमेंट इन चीजों के थ्रू। ऑथर ने बोला है क्रॉस कंट्री एक्सपीरियंस एंड रिसर्च प्रोवाइड अस विद क्रूशियल इनसाइट्स ऑन व्हाट वर्क एंड व्हाट डजंट। अब टेक्नोलॉजी टूल है, पनेशिया नहीं है कि टेक्नोलॉजी एड टेक पॉलिसी ले आए तो सारी ये जो इलिटरेसी है वो सारी रिमूव हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सेकंड, टेक्नोलॉजी मस्ट बी इन सर्व ऑफ द लर्निंग मॉडल। There is a danger in providing digital infrastructure without a plan on how it's to be deployed or what teaching learning approaches it would support। तो अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आ भी गया है लेकिन टीचर्स ही इसके लिए प्रोग्राम नहीं है कि कैसे वो डिजिटल एजुकेशन देंगे, तो ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। थर्ड, टेक्नोलॉजी कांट सब्सटीट्यूट टीचर्स और रिप्लेस टीचर्स। तो जो टेक्नोलॉजी है वो टीचर्स को सब्सटीट्यूट या रिप्लेस नहीं कर सकती। तो ये टीचर्स वर्सेस टेक्नोलॉजी नहीं है, टीचर्स एंड टेक्नोलॉजी है। इनफैक्ट टेक सोल्यूशंस आर इंपैक्टफुल ओनली व्हेन एम्ब्रेस्ड एंड इफेक्टिवली लेवरेज्ड बाय टीचर्स। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो ग्रास रूट इनोवेशन है वो बहुत सारे स्टेट्स में किए गए। फॉर एग्जांपल हमारा विंध्यालय नमसाई डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश इज फॉस्टरिंग टेक बेस्ड परफॉर्मेंस असेसमेंट, असम की ऑनलाइन करियर गाइडेंस पोर्टल शुरू है स्कूल टू वर्क के लिए, हायर एजुकेशन ट्रांजिशन के लिए। ऐसे ही समर्थ चल रहा है, ग्रास रूट इनोवेशन के थ्रू आया समर्थ गुजरात में, जो कि टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट करता है। IIM अहमदाबाद के साथ कोलैबोरेशन है। झारखंड का डिजी साथ है जो कि बिहेवियर चेंज कर रहा है, स्ट्रॉन्ग पेरेंट टीचर स्टूडेंट लिंकेजेस लाकर। हिमाचल प्रदेश का हर घर पाठशाला है जो कि डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। उत्तराखंड का कम्युनिटी रेडियो जो कि प्रमोट कर रहा है अर्ली रीडिंग थ्रू बाइट साइज ब्रॉडकास्ट। मध्य प्रदेश का डिजी लैब है जो कि कंटेंट को डिलीवर कर रहा है ताकि बच्चे लर्निंग एनहेंसमेंट हो सके। टू
क्राफ्ट अ कोहेसिव स्ट्रेटजी एक्शन नीड्स टू बी टेकन ऑन मल्टीपल फ्रंट। तो ऑथर ने बोला ऐसे हमें एडटेक पॉलिसी के लिए बहुत सारे मल्टीपल फ्रंट्स पे कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। पहला ये एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि एडटेक लैंडस्केप होना कैसे चाहिए, उसका स्केल कितना बड़ा होना चाहिए, रीच कितनी होनी चाहिए, उसका इम्पैक्ट कितना होना चाहिए। तो फोकस शुड बी ऑन एक्सेस, इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस। जो फोकस होना चाहिए वो एक्सेस पे होना चाहिए, इक्विटी पे होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और क्वालिटी रिलेटेड आउटकम्स। In the short to medium term, the policy formulation and planning process must strive to enable convergence across scheme। और जो सारी स्कीम्स है उनके बीच में कन्वर्जेंस होना चाहिए, एजुकेशन की, स्किल्स की, और डिजिटल गवर्नेंस और फाइनेंस हो, ताकि इंटीग्रेशन के थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कराई जा सके। तो स्पेशल अटेंशन दो जगह देने की जरूरत है। पहला ये एक्सेस एंड स्किल्स टू इफेक्टिवली यूज टेक्नोलॉजी एंड लेवरेज इट्स बेनिफिट्स। The NITI Aayog's India Knowledge Hub and the Ministry of Education Diksha and Shagun platforms can facilitate and amplify such learning। तो जैसे नीति आयोग का इंडिया नॉलेज हब है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का दीक्षा शगुन प्लेटफॉर्म्स है, तो उसके कारण हम ऐसे लर्निंग आउटकम्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उन्होंने ये सारी बॉल शुरू कर दी, बॉल रोलिंग शुरू कर दी, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करना उन्होंने शुरुआत कर दी कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब जरूरत है तो सिर्फ एक एडटेक पॉलिसी की जरूरत है ताकि हम स्टूडेंट लर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकें। अब हम यहाँ पर डिस्कस करें तो यहाँ पे एक नो क्लाइमेट नो डील प्रोटेस्ट चल रहा है, ये यूएसए में है। तो बेसिकली वो ये चाहते हैं कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज लेके आए ताकि जिससे जॉब क्रिएशन बढ़े और क्लाइमेट इमरजेंसी को कम्बैट किया जा सके। तो नो क्लाइमेट नो डील, तो ये यूएसए से रिलेटेड प्रोटेस्ट है। इसमें आज कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है इस पेज में। अभी हम राशन कार्ड रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो कि इनेबल की गई थी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए और उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए, ताकि वो सब्सिडाइज राशन ले सके किसी भी फेयर प्राइस शॉप से। किसी जरूरी नहीं है वो जहां के रेसिडेंट है वहां से ले सके, वो किसी भी स्टेट में ले सकते हैं, किसी भी फेयर प्राइस शॉप से ले सकते हैं अंडर द एनएफएसए एक्ट 2013। फॉर इंस्टेंस कोई माइग्रेंट वर्कर है वो उत्तर प्रदेश में रहता है तो वो पीडीएस बेनिफिट्स मुंबई में भी ले सकता है। अगर वो मुंबई में अपने काम की तलाश में गया और वहां पर उसको जरूरत है तो वहां पर भी ले सकता है। वेल द पर्सन कैन बाय फूड ग्रेन्स एज पर हिज और हर एंटाइटलमेंट अंडर द एनएफएसए, लेकिन जो उसके मेंबर्स है फैमिली के वो बैक होम भी राशन डीलर से ले सकते हैं। तो सेंटर had even said the implementation of ONORC is a precondition for additional borrowing by states। तो कोविड-19 पैंडेमिक में जब पिछले साल स्टेट्स ने बोरोइंग करना चाहते थे तो सेंटर ने एक कंडीशन भी रखी थी कि अगर आप वन नेशन वन राशन कार्ड इंप्लीमेंट करोगे तो आप एडिशनल बोरोइंग भी कर सकते हो। तो सेंटर के द्वारा एक इंसेंटिव भी था कि स्टेट्स ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करें। लगभग 17 स्टेट्स ने इंप्लीमेंट कर लिया है और उन्होंने एडिशनल बोरोइंग भी ली थी इसकी वजह से। अब ये वर्क कैसे करता है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसमें बेनिफिशियरीज राशन कार्ड की डिटेल ली जाएगी, आधार नंबर लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल लिया जाएगा। फिर सिस्टम किसी भी बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करेगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से और ईपीओएस डिवाइसेस एट फेयर प्राइस शॉप्स। तो सिस्टम में दो पोर्टल्स काम करते हैं, पहला इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दूसरा अनावितरण। तो आपको ये दो पोर्टल पता होने चाहिए, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दूसरा अनावितरण सिस्टम। तो राशन कार्ड होल्डर जब किसी फेयर प्राइस शॉप पे जाएगा तो पहले बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो ईपीओएस से होगा तो उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि हाँ ये सही इंसान है। फिर उसको रियल टाइम डिटेल्स के साथ मैच किया जाएगा अनावितरण पोर्टल पे। वंस द राशन कार्ड डिटेल्स आर वेरीफाइड, उसके बाद जो डीलर हैंड आउट द बेनिफिशियरीज एंटाइटलमेंट, तो बेनिफिशियरी को जो भी अनाज मिलना है वो उसे मिल जाएगा। तो वाइल द अनावितरण पोर्टल मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस, तो अनावितरण पोर्टल है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट। जो आईएमपीडीएस पोर्टल है वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए। तो दो पोर्टल जो मैंने बताया, तो आईएमपीडीएस जो है वो इंटर स्टेट के लिए, जो अनावितरण है वो इंट्रा स्टेट के लिए है। अब ऑथर ने बोला जरूरत क्यों थी वन नेशन वन राशन कार्ड की? वो इसलिए थी जो एनएफएसए बेनिफिशियरीज थे वो अपने पीडीएस बेनिफिट्स का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे थे। अगर वो अपने जो उनकी जूरिसडिक्शन की स्पेशल फेयर प्राइस शॉप है जहाँ की वो रेसिडेंट है वहाँ की फेयर प्राइस शॉप अगर वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वो इसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इसलिए ये ONORC लेकर आए ताकि वो अपने पीडीएस का बेनिफिट किसी भी राशन शॉप से, किसी भी फेयर प्राइस शॉप से ले सकें। अभी यहाँ पे 4 स्टेट्स ने इंप्लीमेंट नहीं किया ऑथर ने बोला है, तो वो जो भी स्टेट्स है तो ऑथर ने बोला सबके अपने अपने रीजन से नहीं इंप्लीमेंट करने के। फॉर इंस्टेंस दिल्ली इज येट टू स्टार्ट द यूज ऑफ ईपीओएस, तो जो दिल्ली है उन्होंने अभी ईपीओएस ही सिस्टम नहीं शुरू किया इसलिए वो नहीं कर पाए हैं। जो वेस्ट बंगाल वो चाहता है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिमांड की कि नॉन एनएफएसए राशन कार्ड होल्डर्स को भी बेनिफिट मिलना चाहिए, तो इसलिए वेस्ट बंगाल ने इंप्लीमेंट कर रहा है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेबी न्यू इन्वेस्टर्स के लिए रूल लेकर आया है। तो बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक न्यू कैटेगरी ऑफ वेल्दी वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स जो कि अलाउड होंगे रिस्कियर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। पहले ये इंडिविजुअल्स को अलाउड नहीं था लेकिन अब अलाउ कर दिया गया टर्म
accredit investors, these entities could be individuals, family, trust, proprietorship, etc. तो जो hedge funds होते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं आप उसमें कर सकते हैं इन्वेस्ट। दूसरा, रेगुलेटर्स बोर्ड ऑल्सो टाइटन द नॉर्म्स फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी उसके बारे में भी नॉर्म्स को टाइटन कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा जो कि शेयर होल्डर्स के द्वारा पास होना चाहिए और स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% वोट्स होने चाहिए फेवर में, तभी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए अपॉइंट हो सकता है। Moreover, the regulator also said that nomination and remuneration committee of the board of directors, which decides on appointments and compensation, the audit committee should have 2/3 independent directors compared to a simple majority now. तो जो सिंपल मेजोरिटी थी उसे अब स्पेशल मेजोरिटी में कन्वर्ट कर दिया गया कि 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। The entire resignation letter of an independent director shall be disclosed along with a list of his or her present directorships and members in board committee. तो अगर वो रेजिग्नेशन लेटर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देना चाह रहा है तो वो सारी चीजें अपनी डिस्क्लोज करेगा। तो इससे ये पता चल रहा है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको ज्यादा इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, तो इसके लिए ये सारी चीजें की गई हैं। साथ ही विसल ब्लोअर के लिए जो अवार्ड है वो बढ़ा दिया गया, अब 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ कर दिया गया, पहले 1 करोड़ था। तो सेबी बोर्ड ऑल्सो इंक्रीज द मैक्सिमम रिवॉर्ड अमाउंट कि अगर कोई भी इन्फॉर्मर है वो बताए कि जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है इस कंपनी में तो उसे 10 करोड़ का अवार्ड भी दिया जाएगा ताकि आगे लोग एनकरेज हो ये इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में बताने के लिए। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।